इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स। आपको 110% रिलाय रहना है इस कंटेंट के ऊपर, क्योंकि ये मैंने बुक बाय बुक, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाया। मेरे को खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूपीएससी का, जो स्टेट पीसीएस होता है उसका, और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो मैंने सारे दिए हैं। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिल खोल के इन सेशंस को रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो इन क्वेश्चन को ही आप रिवाइज करिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2451 से। तो क्वेश्चन है कि एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे जाना जाता है मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि दक्षिण का पठार किस प्रकार का पठार है। तो दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार पठार है जो नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर में सतपुड़ा, पूर्व में महादेव, कैमूर, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे किस नाम से जाना जाता है। ये हिमालय की बात चली हुई है। ठीक है, हिमालय में भी मतलब एक भाग है उत्तर पूर्व में हिमालय का, उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर में कचार की पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है कार्बी एंगलोंग पठार को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ही है कि उत्तर में कचार की पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, या कार्बी एंगलोंग पठार को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है उत्तर की कचार की पहाड़ी के नाम से। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार किसके द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। इसका उत्तर है यह भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसके द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। तो यह भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में से कौन ऊंचा व नीचा है। तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट 3900 से 1600 मीटर ऊंचे हैं, वह पूर्वी घाट नीचे हैं 600 मीटर के आसपास। तो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में से कौन ऊंचा व नीचा है। तो पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है। आप इसकी स्ट्रेंथ से पता लगा सकते हो कि कितने मीटर ऊंचाई है इनकी। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसका उत्तर है यह महानदी से लेकर नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यह महानदी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है क्या पश्चिमी घाट सतत है। इसका उत्तर है यह सतत नहीं है, मतलब पश्चिम घाट लगातार नहीं है। बीच में जैसे ऊंचाई नीचाई आती रहती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट सतत मतलब लगातार नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने खुद इस तरीके के क्वेश्चन फेस किए हैं कि पश्चिमी घाट लगातार मतलब सतत रूप से आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट की ऊंचाई किस तरीके से कार्य करती है। इसका उत्तर है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो पश्चिम घाट की ऊंचाई किस तरीके से कार्य करती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मतलब ऊपर से ऊपर कम होती है लेकिन नीचे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट के शिखर कौन से हैं। इसका उत्तर है अन्नाई मुड़ी 2695, उसके बाद डोडा बेटा 2633। तो पश्चिमी घाट के शिखर कौन से हैं। अन्नाई मुड़ी 2695, डोडा बेटा 2633। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा या बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है। इसका उत्तर है महेंद्रगिरी 1500 मीटर की ऊंचाई। तो पूर्वी घाट का सबसे बड़ा या ऊंचा पर्वत कौन है। तो यह है महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है। ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा या बड़ा पर्वत है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ है। इसका उत्तर है सेवराय व जावेड़ी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इसका उत्तर है सेवराय व जावेड़ी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की काली मृदा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है दक्कन ट्रैप। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से आग्नेय जल से हुई मानी जाती है।
तो प्रायद्वीपीय पठार की जो काली मृदा है उसको क्या कहते हैं, उसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से कौन सी इग्नियस जो रॉक्स होते हैं आग्नेय इग्नियस सेल्स से हुई मानी जाती है। अगला टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। प्रश्न है अरावली के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। तो अरावली के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, इसका उत्तर है थार मरुस्थल। वर्षा 150 मिलीमीटर से कम केवल विस्तार क्षेत्र में होती है। तो अरावली के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, इसका उत्तर है थार मरुस्थल। वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, केवल विस्तार क्षेत्र में होती है वर्षा। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका उत्तर है लूनी नदी। थार मरुस्थल के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी। अगला प्रश्न है बरकान किसे कहते हैं, इसका उत्तर है अर्धचंद्राकार बालू टीला जिसे कहते हैं। तो बरकान किसे कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का टीला उसे कहते हैं बरकान। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं, बरकान। अगला टॉपिक है तटीय मैदान। प्रश्न, तटीय मैदान किसके बीच में है, इसका उत्तर है पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच संकीर्ण मैदान है। तो तटीय मैदान किसके बीच में है, तटीय मैदान जो है पश्चिमी तट व पश्चिमी घाट वो अरब सागर के बीच संकीर्ण मैदान है। अगला प्रश्न, तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका उत्तर है 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर है कोंकण या मुंबई गोवा तट। तो तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण या मुंबई या गोवा तट। अगला प्रश्न है मध्य भाग या उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं, इसका उत्तर है उत्तरी सरकार। मध्य भाग या उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं, इसका उत्तर है उत्तरी सरकार। अगला प्रश्न है दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर है कोरोमंडल तट। दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में है, इसका उत्तर है उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस नदी के डेल्टा में है, इसका उत्तर है चिल्का झील उड़ीसा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। तो क्या प्रश्न है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस नदी के डेल्टा में है, इसका उत्तर चिल्का झील उड़ीसा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। तो चिल्का महानदी के दक्षिण में है, उड़ीसा में। अगला टॉपिक है द्वीप समूह। प्रश्न है भारत कितने द्वीपों का समूह है, इसका उत्तर है 2 द्वीपों का समूह है। तो पहला है एक लक्षद्वीप, पहले इसे लकाद्वीप या मिनिकॉय कहा जाता था या अमीन द्वीप कहा जाता था। तो भारत कितने द्वीपों का समूह है, 2 द्वीपों का समूह है। एक लक्षद्वीप, पहले इस लक्षद्वीप को लकाद्वीप या मिनिकॉय या अमीन द्वीप कहा जाता था। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप नाम कब पड़ा था, इसका उत्तर है 1973 में। लक्षद्वीप नाम कब पड़ा था, 1973 में। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय किस जगह पे है, इसका उत्तर है कवारती प्रशासनिक मुख्यालय। तो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय क्या है, कवारती। अगला प्रश्न है पिटली द्वीप कहाँ स्थित है, इसका उत्तर है लक्षद्वीप में, जहाँ मनुष्य नहीं रहते, एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो पिटली द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप में है, जहाँ मनुष्य नहीं रहते, पक्षी अभ्यारण्य है ये पिटली द्वीप लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार को कौन सी पर्वत श्रेणियों के शिखर माना जाता है, इसका उत्तर है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां माना जाता है। सॉरी, अंडमान निकोबार को कौन सी पर्वत श्रेणियों के शिखर माना जाता है, उत्तर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रवालों की विशेषताएं क्या होती है, इसका उत्तर है प्रवाल छिछले गर्म जल में होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण होता है। तो प्रवालों की विशेषताएं क्या है, प्रवाल छिछले गर्म जल में होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण होता है। अगला प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, इसके उत्तर है प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रवाल रोधिका, 2 तटीय प्रवाल भित्ति, 3 प्रवाल वलय द्वीप। तो प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किसका उदाहरण है, इसका उत्तर है प्रवाल रोधिका का। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किसका उदाहरण है, प्रवाल रोधिका का। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम किस प्रकार का द्वीप है या ज्वालामुखी है? तो नारकोंडम सुषुप्त यानी कि सोया हुआ है। नारकोंडम एक ज्वालामुखी है भारत का जो सोया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय या महाद्वीप किसे कहते हैं? एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप या महाद्वीप कहते हैं। तो एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या महाद्वीप। अब अपने भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत को क्या नाम दिया जाता है? अराकन योमा। तो क्या प्रश्न है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत को क्या नाम दिया जाता है? अराकन योमा। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत को क्या नाम दिया जाता है? अराकन योमा। अब प्रश्न है, गोवा की दक्षिण पट्टी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर कोंकण। गोवा की दक्षिण पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। हिमालय के तीन प्रमुख विभाग कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है काराकोरम सबसे पहले, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर। हिमालय के तीन प्रमुख विभाग उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगला प्रश्न है, अरावली व विंध्य के बीच कौन सा पठार है? इसका उत्तर मालवा का पठार। अरावली व विंध्य के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किसके बीच में? अरावली व विंध्य। लेसन नंबर 3, अपवाह तंत्र। तो अगला प्रश्न है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। क्या प्रश्न है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। और उसने भारतीय अपवाह तंत्र के आधार पर भारत की नदी को कितने भागों में बांटा जाता है? इसका उत्तर है दो भागों में, एक हिमालय की नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारतीय अपवाह तंत्र के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है विसर्प बनाती हैं, गोखुर बनाती हैं, मैदानों में अधिकतर मौसमी नदियाँ होती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प बनाती हैं, गोखुर बनाती हैं और अधिकतर मौसमी नदियाँ। गोखुर झील का मतलब क्या होता है? अगर कहीं से नदी आ रही है तो आगे जो है फ्लड इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण नदी जो है दोनों ओर से या चारों ओर से मतलब उसके अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं, तो इसीलिए कहते हैं इसे गोखुर झील कहते हैं। अगर उसने हिमालय नदियों की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है बारहमासी नदियाँ हैं, सिल्ट और बालू लाती हैं। तो बारहमासी नदियाँ कौन सी है? हिमालय की नदियाँ, क्योंकि हिमालय में बर्फ़ पड़ता है और वहाँ से पानी आता रहता है। तो ये जो है बारहमासी मतलब 12 महीने पानी फ्लो करती रहती है। सिल्ट और बालू अपने साथ लाती है, क्योंकि ऊंचाई से अगर पहाड़ों से ये आएगी तो अपने साथ सिल्ट यानी कि बालू या पत्थर वगैरह वो सारी चीज़ें ये लाती है। अब उसने बारहमासी नदियाँ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हिमालय नदियों को बारहमासी नदियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है, यह किस नदी का उदाहरण है? इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय नदियों का। लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है, किस नदियों का उदाहरण है? प्रायद्वीपीय नदी का। अगला प्रश्न है, हिमालय की नदियाँ कौन गिनी जाती है? हिमालय की नदियाँ कौन गिनी जाती है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र को हिमालय की नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है मानसरोवर से, तिब्बत में। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाए तो मैक्सिमम मतलब बहुत सारे लोग इसे गलत कर देंगे, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, इतना आसान क्वेश्चन होते हुए भी 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ना याद रखना है मानसरोवर, तिब्बत से। तो सिंधु नदी निकलती कहाँ है? मानसरोवर, तिब्बत से। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में कहाँ प्रवेश करती है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में।
अगला प्रश्न, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका उत्तर है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। तो जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी कहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर आती है? इसका उत्तर है अटक में। सिंधु नदी कहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर आती है, या जिसे कहते हैं कि मैदानों में आती है सिंधु नदी? अटक में। अगला प्रश्न है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज कहाँ पर सिंधु नदी से मिलती है? इसके उत्तर है पाकिस्तान के मिठानकोट के पास। तो झेलम कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज कहाँ पर सिंधु नदी से मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट के पास। अगला प्रश्न है, सिंधु की सभी नदियाँ कहाँ पर विलीन हो जाती है? इसका उत्तर है कराची में, अरब सागर में विलीन हो जाती है। सिंधु की सभी सहायक नदियाँ कहाँ पे विलीन हो जाती है? कराची में, अरब सागर में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2500, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर है 1960 में। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो चलिए आज का सेशन करते हैं एंड यहीं पे। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गांव तक कंटेंट की बहुत सारी कमी है। मैं खुद फेस किया, मैं खुद गांव से हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी तरक्की करें, यही मेरी ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गुड नाइट।